गलती करने के बाद वो अफसर मंत्री के घर पर माफी मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी विभाग के लोग, वही अफसर लोग, कभी एक राह चलते आदमी पर पिस्टल तान देते हैं, कभी हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार करके पैसा डकार जाते हैं, गरीब आदमी की प्रताड़ना करते हैं। असलियत में और एक पंक्ति में कहा जाए तो गरीब आदमी की, आम जनता का खून चूसते हैं। समय समय पर गरीबी और सुशासन पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, अपनी किताबें लिखने वाले अफसर, आत्मकथाएं लिखने वाले अफसर, लाखों की सैलरी पाने वाले अफसर, भ्रष्टाचार करते समय, गरीब को परेशान और प्रताड़ित करते समय अपनी एथिसिस और ज्ञान घर पर रखकर भूल जाते हैं। आज हम बिहार की अफसरशाही, लाल फीताशाही, नौकरशाही, जो भी कह लें, उसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और यह है जनता जंक्शन शो। आपने कल वीडियो देखा था, काफी वायरल हुआ है कि कैसे मंत्री जीवेश मिश्रा अपनी गाड़ी रोकी जाने के बाद उखड़ जाते हैं। इसके बाद सदन में पहुंचते हैं, मंत्री जीवेश मिश्रा खड़े होकर के कहते हैं कि पटना के एसपी और डीएम की वजह से उनकी गाड़ी को विधानसभा में आने से रोका गया, जिसकी वजह से वो देर से सदन पहुंचे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आज ये तय हो जाना चाहिए कि मंत्री बड़ा होता है या डीएम और एसपी, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार बड़ी है या अफसर बड़े हैं, नौकरशाही और अफसरशाही के लोग बड़े हैं। जीवेश मिश्रा का साथ विपक्षी सदस्यों का भी मिलता है। मंत्री को न्याय दो के नारे लगते हैं। यह सब कुछ उस बीच में हो रहा है जब बिहार में अफसरों के आतंक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अफसर हावी हो रहे हैं, मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं। आइए आज समझते हैं कि अफसरशाही हावी हो रही है या अफसरशाही बनाई ही इसीलिए गई है ताकि वो हावी हो सके। देश में जब भी कोई समस्या आती है, जैसे किसी के घर में पानी आना बंद हो जाता है, किसी की नाली ब्लॉक हो जाती है, किसी की सड़क टूट जाती है, कोई पेपर लीक हो जाता है या कुछ भी गलत होता है जिससे आम आदमी का सीधा हित जुड़ा हुआ होता है, तो उनका सबसे पहला एक्शन ये होता है कि अगर भाजपा सरकार में उसके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है तो वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को वोट कर देगा। अगर उसके साथ कांग्रेस सरकार में कुछ गलत हुआ है तो भाजपा समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या अन्य किसी पार्टी की तरफ देखता है। वो कुल मिलाकर के अपना वोट एक समूह से बदल करके दूसरे समूह या दूसरी पार्टी को दे आता है, जिसको हम बड़ी बड़ी भाषा में सत्ता विरोधी रुझान या पार्टी विरोधी लहर कहते हैं। और इसी के सहारे हमारे देश का महान लोकतंत्र चल रहा है और हमें एहसास होता है वोट डाल करके कि हम देश को बदल रहे हैं, क्योंकि हमने राजनीति में परिवर्तन कर दिया, एक सरकार से दूसरी सरकार बदल दी। लेकिन असलियत में वो आपका गुस्सा, आपका जो वोट जा रहा है, वो सरकार से नहीं होता है। ये चीज आपको समझाया नहीं जाता है, आप समझते नहीं है, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपका ये गुस्सा, आपका वोट प्रशासन यानी अफसरशाही की नाकामियों के चलते होता है। नौकरशाहों के सरकारी बंगलों पर आमतौर पर गरीब या आम आदमी को फटकार, तिरस्कार या उपेक्षा ही मिलती है, जबकि भ्रष्ट, अपराधी और माफिया किस्म के लोगों को उनके राजनीतिक संपर्कों के कारण विशिष्ट व्यक्तियों का सा सम्मान मिलता है उन्हीं अफसरों के द्वारा। जबकि दुत्कारा जाने वाला व्यक्ति अपने खून पसीने की कमाई से नौकरशाही का भरण पोषण करता है और सार्वजनिक संसाधनों और बैंकों को अवैध तरीके से लूटने वाला तथाकथित बड़ा आदमी समाज पर जोक की तरह होता है। फिर भी नौकरशाही अपने असली मालिकों की उपेक्षा करके इन नकली मालिकों के आगे झुकती रहती है। अपने इसी रवैये के कारण देश तरक्की नहीं कर पाता है, उन लोगों के इसी रवैये के कारण, और समय समय पर लुटता रहता है, लूटा जाता रहता है। जिन राजनीतिक आकाओं के सामने इस तंत्र को अफसरशाही असल में दिखानी चाहिए, वहां ये दुम दबाकर नौकरशाह बन जाते हैं। अफसरशाही का मतलब हर मुद्दे को कानून के दायरे में समझ करके उसके व्यवहारिक हल को ढूंढ करके मंत्री के आगे प्रस्तुति करना है। ये अफसरशाही का मूल कर्तव्य होता है। उनसे अपेक्षा की जाती है वो बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी दबाव में आए अफसर अपनी निष्पक्ष राय प्रस्तुत करेंगे, जिससे मंत्री या सरकार को सही निर्णय लेने में सुविधा होगी। लेकिन सवाल ये करते क्या है असल में ये चाटुकारिता करते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाना है, पिछले 48 घंटे का घटनाक्रम देख लीजिए, समझ आ जाएगा कि आम जनता पर रौब झाड़ करके YouTube पर मिलियन व्यू कमा लेने वाले IAS अफसरों के समूह के ही अफसर कल पहले मंत्री जी की गाड़ी रुकवा देते हैं गलती से। उसके बाद रात में जाकर के मंत्री जी के बंगले पर नारा लगा के आते हैं, जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। ये हमारे अफसर हैं जिनके कामकाज को, लॉबी को अफसरशाही, नौकरशाही या लाल फीताशाही कहा जाता है। हम इतने सालों में यही मानते आए हैं कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनी सरकार जिम्मेदार है, नेता जिम्मेदार है।
लेकिन उससे भी ज्यादा और कहीं ज्यादा दोषी और जिम्मेदार अफसरशाही है, अफसर है। इसको समझते हैं कि कैसे ये लोग जिम्मेदार हैं। कुछ सवाल सबसे पहले अपने दिमाग में रख लेते हैं कि असल में कुशासन की जड़ कहां है। देश में टॉप ब्रेन में गिने जाने वाले अफसर, अफसरशाह, आईएएस, आईपीएस और तमाम अफसर इतने सालों से देश की हालत क्यों नहीं बदल पाए? भारत के केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारी अपना काम ठीक से क्यों नहीं करते हैं? ये सब कहें उससे पहले एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि हमारे सामने कुछ उदाहरण ऐसे मौजूद हैं जिनके जरिए यह समझा जा सकता है कि अच्छी नीयत से अफसर काम करें तो अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा अपवाद के रूप में है। लार्ज स्केल पर अगर देखा जाए तो अफसरशाही ने लोगों को परेशान ही किया है। साल 2004 का मनमोहन सिंह का भाषण याद करिए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी शासन प्रक्रिया को बदलना है, जिसका मतलब था कि मनमोहन सिंह समझ रहे थे कि पिछले 40-50 सालों से देश में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या बना है तो वो है हमारी शासन प्रक्रिया, अफसर जो लगातार बने रहते हैं, सरकार बदलने के साथ बदलते नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो आम जनता और गरीबों के लिए अच्छी सेवाएं मुहैया कराई जाए, वो काम अफसरशाही के द्वारा कैसे करवाया जाए ये चीज पर बात की जाएगी। इसीलिए उनसे काम करने के रवैये में सुधार लाने की संकल्पना मनमोहन सिंह ने दी। लोगों ने उनकी बात पर भरोसा किया, लेकिन 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार ने तमाम आर्थिक सुधार समेत बहुत सुधार लाए। लेकिन अगर मनमोहन सिंह कुछ नहीं बदल पाए तो वो यही था कि प्रशासनिक सेवाओं में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। और उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार आई, अभी भी चल रही है। सीधे तौर पर उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उनका भी मंशा यही था कि अफसरों के कामकाज के रवैये में बदलाव लाया जाए। लेकिन आज भी अफसर पहले की तरह ही अहंकारी, भ्रष्ट और उत्तरदायी नहीं रह रहे हैं। वो काम करें या ना करें, उनकी पदोन्नति होती रहती है। आज ही बिहार की खबर है, यहां 7 आईएएस अफसरों को प्रमोशन मिला है। इनकी सैलरी में तकरीबन 40,000 की बढ़ोतरी हुई है। 1,80,000 से इनकी सैलरी तकरीबन 2,20,000 से ज्यादा हो गई है। मैं अधिकारियों के ऊपर सवाल कोई नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आज नहीं तो कल ये जो 7 अधिकारी हैं इन पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल इन्हीं अधिकारियों में से अधिकतर अधिकारियों के नाम या तो भ्रष्टाचार के मामलों में आ चुके होंगे पहले या आएंगे। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। आखिर क्यों एक आम आदमी जब अफसर का नाम सुनता है तो वो पहले डरता है, उसके बाद वो पूरे यकीन के साथ ये कहता है ये काम तो बिना पैसा दिए अफसर साहब नहीं करेंगे। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये जमीनी सच्चाई है। चाहे उसको इनकार किया जाए या इसको माना जाए, ये सवाल एक अलग चीज है। आमतौर पर आप सड़कों पर, दफ्तरों में हजारों उदाहरण देख सकेंगे जहां इन अधिकारियों का भ्रष्टाचार पसरा हुआ मिलेगा, जहां इनका अहंकार 7वें आसमान पर रहता है। और अगर इनके खिलाफ कोई सवाल उठाए तो ये आपके खिलाफ कुछ भी कार्यवाही करने के लिए अधिकारी होते हैं। किताबों में इन पर व्यापक रूप से शोध और अनुसंधान और विमर्श हुए हैं कि अफसरशाही कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। वेबर, मार्क्स, वीक, ग्लैंड, पिनफर, जितने भी लोगों का नाम लेना है, पढ़ना है, उनके ले लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए। किताबों में इन्होंने अफसरशाही का इतना बखान किया है कि आपको लगेगा अफसर तो स्वर्ग से उतरे हुए देवता हैं जो आम आदमी के हित के लिए आए हैं। हर जगह पहली प्रायोरिटी पाने वाले लोग अफसर हैं। श्रम कानून का सबसे ज्यादा फायदा पाने वाले लोग अफसर हैं और श्रम कानून बनाने वाले लोग भी अफसर हैं। ज्यादा सैलरी पाने वाले भी यही अफसर हैं और सैलरी बनाने वाले भी यही अफसर हैं। मतलब इससे ज्यादा मालदार पोस्ट दुनिया में कोई नहीं बनाई गई होगी। आप आईएएस कोचिंग में चले जाइए, वहां के अध्यापक आपको आईएएस बनने का मोटिवेशन सिर्फ यह कह करके दे देंगे कि अरे नौकरी लग जाएगी, आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे तो 15 सहायक मिलेंगे, 3 एकड़ का बंगला मिलेगा, 15 गाड़ियां मिलेंगी, बिना रोक टोक के कहीं भी आ जा सकेंगे। इन तमाम भोग विलासिताओं से एक आईएएस एस्पिरेंट को तैयार किया जाता है और कोचिंग वाले ऐसे ही तैयार करते हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट निकल करके आता है उसकी छीछा लेदर आप समय समय पर देखते रहते हैं। हास्य कवि काका हाथरसी की एक मशहूर कविता है, क्यों डरता है बेटा, रिश्वत देकर छूट जाएगा तू भी रिश्वत देकर। अच्छी और कमाऊ पोस्टिंग के लालच में अफसरशाही अपने राजनीतिक आकाओं के आगे दुम हिलाती हुई नौकरशाह बनी सेवा में तत्पर खड़ी रहती है। इसलिए देश में आए दिन हजारों घोटाले होते रहते हैं और किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, किसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। पंजाब केसरी में छपी एक रिपोर्ट पढ़ते हुए मध्य प्रदेश की आईएएस अधिकारी दीपाली रस्तोगी की इस स्वीकारोक्ति को पढ़ करके लगा कि उसका जिक्र करना यहां पर सबसे जरूरी है।
वो लिखती हैं कि हम अपने बारे में, अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में और अपने अनुभव के बारे में बहुत ऊंची राय रखते हैं। सोचते हैं कि लोग इसलिए हमारा सम्मान करते हैं, जबकि असलियत यह है कि लोग हमारे आगे इसलिए समर्पण करते हैं क्योंकि हमें फायदा पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने की ताकत दी गई है। पिछले दशकों में हमने एक आदत डाली है कि हम बड़ी तादाद में खैरात बांटने के अभ्यस्त हो गए हैं, चाहे वो वस्तु के रूप में हो या विचारों के रूप में हो। असलियत यही है कि जो हम बांटते हैं वो हमारा नहीं होता है। हमें वेतन और सुविधाएं इसलिए मिलती हैं कि हम अपना काम कुशलता से कर सकें और सिस्टम विकसित करें, जबकि सच्चाई यह है कि हम कुप्रबंध और अराजकता फैलाकर पनपाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम कुछ लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, उनके लिए, उनकी नजरों में हम अच्छे बन सकते हैं और बाकी की उपेक्षा कर सकते हैं, वो आम आदमी है। हमें भारतीय गणतंत्र का स्टील फ्रेम माना जाता है। सच्चाई यह है कि हम में दूरदृष्टि ही नहीं होती है। हम अपने राजनीतिक आकाओं की इच्छा के अनुसार औचक निर्णय लेते हैं। ये एक आईएएस अफसर का अपना लिखा हुआ है, अपना कहा हुआ है। इस चीज को सुनने के बाद समझिए, ये सवाल लगभग बेमानी हो जाता है इस चीज को पढ़ने सुनने के बाद कि क्या अफसरशाही हावी हो रही है? नहीं, हावी नहीं हो रही है। ये व्यवस्था, ये सामंती व्यवस्था बनाई ही इसीलिए गई है ताकि वो हावी हो सके। बाकी नेताओं के आगे सबका झुकने का पहला का रवैया रहा है, तो ये लोग भी झुकते हैं, लेकिन आम जनता के हित में कभी खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अगर आपको मुद्दा पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अब बढ़ चलते हैं दिन के इन शॉर्ट्स की तरफ। पहला इन शॉर्ट, यूपी चुनाव में पूरा सियासी माहौल सेट हो चुका है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी तैयारी के साथ इस बार यूपी के चुनाव में उतर रहे हैं। वो 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और राजनीतिक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी के लड़ने से भाजपा को फायदा पहुंचेगा। यह बहुत पुराना कॉन्सेप्ट बन चुका है। इसी मसले पर एजेंडा आज तक में असदुद्दीन ओवैसी बात कर रहे थे। ओवैसी से सवाल हुआ कि 100 सीटों पर आप बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, जहां जहां आप लड़ेंगे वहां बीजेपी को फायदा होगा। इसके जवाब में ओवैसी ने कहा कि हमने इनको, यानी बीजेपी को, कोई फायदा नहीं पहुंचाया है, बल्कि हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने जवाब के साथ ओवैसी ने बिहार का भी उदाहरण दिया। ओवैसी ने कहा कि बिहार में अगर आरजेडी के लोग हमारी बात मान लेते तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। इसके अलावा खबर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत से जुड़ी हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। एक्ट्रेस पिछले कुछ समय से लगातार किसानों को टारगेट करती आई है और वो भी किसानों के टारगेट पर रहती है। जब कृषि कानूनों के विरोध में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान भी कंगना रनौत ने किसानों पर विवादास्पद टिप्पणियां करी थी और उन्हें इस वजह से काफी ट्रोल होना पड़ा था। पंजाब के गायक दिलजीत दोसांझ के साथ भी उनकी बहस और चर्चा काफी वायरल रही थी। अब जब कंगना रनौत पंजाब गई हुई है तो उनकी कार पर अटैक हुआ है, ऐसा वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आज उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो डाला है जिसमें वो दिख रहा है कि वो पंजाब में है और उनकी कार कुछ लोगों से घिरी हुई है। हालात को काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो शेयर करते हुए कंगना रनौत लिखती हैं कि जैसे मैं पंजाब में घुसी, मेरी कार पर भीड़ ने हमला बोल दिया। वो लोग कह रहे हैं वो किसान है। इसके अलावा एक और वीडियो भी कंगना रनौत ने शेयर किया है जिसमें वो कार के अंदर बैठी हैं और इसी दौरान वो कह रही हैं कि मेरी कार को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा खबर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के वैक्सीन से जुड़ी हुई। ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने दावा किया है कि शुरुआती प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चला है कि कोविड-19 के खिलाफ इनकी एंटीबॉडी दवा नए सुपर म्यूटेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। इसको कई कंपनियों के साथ मिलकर के विकसित किया गया है, जो मानव द्वारा पहले बनाए गए नेचुरल एंटीबॉडी पर आधारित एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। परीक्षणों में सोट्रोविमैब को 24 घंटे में हल्के से मिडिल के कोविड-19 के साथ जो हायर जोखिम वाले वयस्क लोग हैं उनके अस्पताल में भर्ती होने या मौत के जोखिम को तकरीबन 80% कम करने का दावा किया गया है। कंपनी के बयान में कहा गया है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के सीक्वेंस के आधार पर हमारा मानना है कि सोट्रोविमैब की ओर से इस वेरिएंट के खिलाफ सक्रियता और प्रभावशाली बनाए रखने की संभावना है। यानी वो लोग दावा कर रहे हैं कि इसकी दवा जल्द ही बना ली जाएगी। उनके लैब परीक्षण में ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। इसके अलावा खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी से जुड़ी हुई जो थोड़ी सी अजब गजब है। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुस करके बम बरसाने में अगर मोदी जी के बाद किसी ने सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल करी थी तो वो फाइटर जेट मिराज था और आज उसका टायर चोरी हो गया है। लखनऊ से टायर लेकर जोधपुर एयरबेस जा रहे एक ट्रक से चोरों ने टायर गायब कर दिया।
अब यूपी पुलिस फाइटर जेट के टायर चोर का पता लगाने में जुटी है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मसले की जांच के लिए एक विशेष टीम का भी गठन कर दिया गया है। दरअसल घटना लखनऊ की है। एक ट्रक ड्राइवर बीते 29 नवंबर को लखनऊ के बख्शी का तालाब एयरफोर्स स्टेशन से एयरफोर्स का साजो सामान लेकर जोधपुर एयरबेस के लिए रवाना हुआ था। शहीद पथ से निकलने के दौरान रात 1 बजे ट्रक जाम में फंस गया। अजमेर निवासी ड्राइवर हेम सिंह रावत का कहना है कि उस दौरान एक एसयूवी में सवार 2 लोग ट्रक के आसपास घूम रहे थे। ड्राइवर को यह संदेह है कि हो सकता है उन्होंने टायर चोरी कर लिए हो। अब अगर आपको इसके बारे में कोई सूचना मिलती हो तो लखनऊ पुलिस को जरूर सूचित करें। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज की बड़ी खबर में हमने ब्यूरोक्रेसी पर बात करी, तो कानून में बात करेंगे न्यायिक संस्था से जुड़ी एक खबर की। तो आज के कानून की हालत यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर एक न्यायिक अधिकारी को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद और उच्च न्यायालय की जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने सिविल जज सह अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश ACJM गौरव शर्मा को बर्खास्त करने का आदेश पारित किया है, जिन पर एक स्थानीय निवासी से 40,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। मंडी जिले के सुंदरनगर के ACJM शर्मा को पहले उच्च न्यायालय द्वारा जांच के दौरान सेवा से निलंबित किया गया था। अब जब जांच रिपोर्ट से पता चला है कि उनके ऊपर चेक बाउंस से संबंधित 2 मामले पैसे लेकर के निपटाने का आरोप है। दरअसल बात यह थी कि जब उन्हें 2017 में ACJM सुंदरनगर के रूप में तैनात किया गया था तो 2 मामले उनकी अदालत में लंबित थे चेक बाउंस से जुड़े हुए। पर उसके बाद शर्मा ने एक व्यक्ति को अपने कक्ष में बुलाया और मामले के निपटारे के लिए पैसे की मांग करी। रिपोर्ट में उल्लेख में बताया गया है कि व्यक्ति ने बाद में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान गृह सचिव के द्वारा 25 नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार 2017 में उच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच में शर्मा के खिलाफ सभी आरोप साबित हुए थे, इसलिए अब उन्हें पदमुक्त कर दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है नौकरी से। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत कबीरदास की तरफ से एक छोटी सी, उनकी बहुत छोटी सी सूक्ति है। वो कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़े अर्थ अपने आप में समेटे हुए हैं। इसको समझने की कोशिश करिए, बाकी मौज करिए। हम चलते हैं, हमको दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी। आज के जनता शो में इतना ही। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको साझा करें और रोज हमारे साथ जुड़ते रहें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। शुक्रिया।